नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम मोहित है और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 में। आज हमारे साथ बांग्लादेश के मशहूर पत्रकार, वीकली ब्लिट्स के एडिटर पब्लिशर मिस्टर सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी जुड़े हैं सीधे बांग्लादेश से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वीकली ब्लिट्स हमेशा से कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ लिखता रहा है 2003 से। सर, पहला प्रश्न यही है कि बांग्लादेश में करंट सिचुएशन क्या है? क्या स्थिति है इस समय बांग्लादेश में? बहुत-बहुत धन्यवाद मोहित भाई। देखिए, हम जो पाकिस्तान में जो चीज देखते हैं कि पाकिस्तान की सेना हर वक्त डेमोक्रेसी के खिलाफ कदम उठाते हैं, डेमोक्रेसी को दबाते हैं। अभी बांग्लादेश में 21 में हमारे जो आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान वो यूनुस से मिले और उनको कहा है कि इस साल की 30 दिसंबर तक चुनाव होना चाहिए और आने वाले साल के 1 जनवरी से बांग्लादेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर में वो देखने चाहते हैं। दूसरी चीज जो यूनुस ने कहा कि आप जो कोशिश में है कि अराकान आर्मी को कॉरिडोर देने के लिए, चिटागोंग पोर्ट फॉरेन कंपनी को देने के लिए वगैरह, ये सब चलेगा नहीं। तीसरी जो चीज उन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश में पिछले साल के अगस्त से मॉब वायलेंस, मॉब जस्टिस चल रहा, ये बंद करना पड़ेगा। और चौथी सबसे गंभीर आरोप यूनुस को उन्होंने कहा आंख में आंख रख के कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आप विदेश से खूनी ले आए हमें ही खून करवाने के लिए। वो खूनी है। उन्होंने जो इशारा डाला कि यूनुस की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान की तरफ, और आप भी जानते हैं कि यूनुस के ये जो सो-कॉल्ड गवर्नमेंट, इसमें 14 फॉरेन नेशनल्स है। सो आर्मी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी दो। जब वकारुज्जमान साहब ने कहा इलेक्शन दो, वो कहा मैं रिजाइन कर दूंगा। नाटक भी किया। करिए कि मैं छोड़ दूंगा। जी, यूनुस चाहते नहीं बांग्लादेश में कोई इलेक्शन हो। उसके मंशा है कम से कम 5 साल अनइलेक्टेड रह के। ये जो उनके हाथों में तैयार हुआ एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी वगैरह है, इसको एम्पावर करें। अवामी लीग को माइनस करने की कोशिश में वो तो बैन किया अवामी लीग को। अभी और बीएनपी को भी करेगा बाद में, वो चाहते हैं। और सबसे बड़ा जो बात है, 10 जून अगले महीने के 10 तारीख ये बांग्लादेश में उनकी सो कॉल्ड जुलाई डिक्लेरेशन की घोषणा करेगा। करने से बांग्लादेश में वो कहेगा ये रेवोल्यूशनरी सरकार है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1972 को उसका कैंसिल कर देगा। सो एक तरफ का सोचे कि बांग्लादेश को वो ईरान बनाने की कोशिश में है। अच्छा, तो सर आने वाले समय में क्लैशेस हो सकते हैं? मतलब अगर वकारुज्जमान और यूनुस के बीच में देखें तो वाद विवाद और बढ़ सकता है, मतलब इसको लेकर अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते हैं। और जैसे अभी उन्होंने बोला है कि जून 26 तक हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमारी पॉलिसीज बहुत स्लो हैं, रिफॉर्म्स हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, या रिफॉर्म्स में टाइम लगेगा, तब तक का हमें समय चाहिए। तो सर ऐसे तो फिर आगे और भी क्लैशेस होंगे, मतलब और भी बातें बनेंगी, और भी चीजें होंगी। देखिए, ये यूनुस जो रिफॉर्म की बात करते हैं, ये रिफॉर्म वगैरह सब बहाना है इलेक्शन नहीं करने के। और अभी वकारुज्जमान साहब ने तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले ली कि इलेक्शन करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ एक चीज देखिए कि 2 महीने पहले यूनुस जब चाइना गए थे और उसमें कहा कि नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भारत की, हम समंदर के अभिभावक है, गार्जियन है गार्जियन ऑफ द सीज। हाँ जी जी। और चाइना को उसने वो एक एग्रीमेंट करने की भी बात की कि लालमोनीहाट में चाइनीज एयरबेस बनाने के, बांग्लादेश की लालमोनीहाट डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। चाइना ने सोचा कि चाइना ने सोचा कि आईएसआई के बाद हमारे इससे भी बड़ा मित्र मिल गया यूनुस। सेना लगा ली शी जिनपिंग ने, और वापस आते ही यूनुस ने क्या किया, अमेरिका के साथ मिलकर अराकान आर्मी को कॉरिडोर देने की कोशिश में लग गई।
अराकन आर्मी को कॉरिडोर देगा तो म्यांमार में जो सरकार है चाइनीज प्रो चाइनीज इसको हटाएगा। बाद में ये म्यांमार चाइनीज बॉर्डर में चाइना में इन्फिल्ट्रेट करेगा। तो अभी महसूस हो गया शी जिनपिंग को कि ये तो हमारे पीठ पे छोरा छोरा स्टेप कर दी जी, छुरी चला दी। हमारे को लगता है कि अभी जो है यूनुस के कारण, अमेरिकी डीप स्टेट के कारण, पाकिस्तानी आईएसआई के कारण भारत की नेशनल सिक्योरिटी तो खतरे में है, उसके साथ अभी चाइना की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में चला गया। देखिए ये चाइना जो पाकिस्तान को मदद करता है, ये हमारे पहलगांव जो आतंकवादी अटैक हुआ भारत में, इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वक्त में किसने, चाइना ने पाकिस्तान को मदद की। और अभी वही चाइना को पाकिस्तान तो पीठ में छुरी दबाने के लिए कोशिश कर रहा है, करेगा। सो अभी यूनुस बन गई चाइना की दुश्मन, भारत की दुश्मन, बंगाली की दुश्मन 18 करोड़। और अमेरिकन डीप स्टेट अकेला क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है कि अमेरिका खुद टूटने वाला है। भारत अभी दुनिया के 4 नंबर इकोनॉमी है। हमारे आशा है कि आगे जापान को क्रॉस किया है हमने जी, आगे 3 नंबर 2 नंबर में 1 नंबर में आए भारत। चीन भी बहुत पावरफुल हो गई इकोनॉमिकली, वो पाकिस्तान जैसे भिखारी है, कटोर भी नहीं है भीख मांगने की। अमेरिका को ट्रंप उसी तरफ ले जा रहा है। सो अमेरिका हो गई ए कंट्री ऑफ अनसर्टेनिटी और भारत बन गई ए कंट्री ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटी। अभी पूरी के पूरी इन्वेस्टमेंट भारत चलाएगा, चाइना खुद इन्वेस्टमेंट करेगा भारत में। सो यूनुस अभी ये क्या चूहे की तरह ये कॉर्नर्ड हो गई। एक तरफ तो आखिर जमान, ये तो इसको मजबूर कर देगा। हमारे को लगता है मोहित भाई कि वकील जमान साहब इनको ज्यादा वक्त देंगे नहीं कि अगले महीने के 6-7 तारीख जो ईद है, हज है, वकील जमान ये हज के इंतजार में है और हज के बाद गंगा स्नान करके आएगा। वकील जमान गंगा स्नान करके आके जो करना है वही करेगा। ये हमारे स्पेकुलेशन नहीं, ये हमारे जो ग्राउंड रियलिटी में यही मुझे बात महसूस होता है। तो सर ये गंगा स्नान के बाद हम मिलिट्री कूप दे सकते हैं बांग्लादेश में, अगर यूनिस नहीं कराते हैं इलेक्शन और वहीं अड़े रहते हैं तो वकारुज्जमान स्टैंड ले सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं वो यूनिस के खिलाफ। मुझे देखिए वकारुज्जमान की एब्सोल्यूट कंट्रोल है आर्मी के ऊपर, एब्सोल्यूट कंट्रोल हमारे आर्मी के अंदर। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन एक चीज है कि वकार ने जब शेख हसीना गई तब भी उन्होंने सत्ता पे कब्जा नहीं करा। मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनुस तो केयरटेकर सरकार है नहीं, यूनुस से इंटीरियम सरकार। और हमारे हाईकोर्ट ने अभी केयरटेकर सब सिस्टम को रिवाइव कर दी। दूसरी जो है, यूनुस ने कहा कि वो ये जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट के हेड बना है, ये जो हाईकोर्ट के एक रेफरेंस लाया कि ये रेफरेंस के जरिए ये हेड बना। अभी वकारुज्जमान साहब ने एक लिस्ट पब्लिश कर दी मीडिया में। उस लिस्ट में हम देखे हैं, आप भी देखेंगे कि जो हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की एक सिग्नेचर है यूनुस के रेफरेंस में, उस वक्त वो चीफ जस्टिस कैंटोनमेंट में क्या कहते हैं शेल्टर लिया था। तो ये सिग्नेचर फेक है। अगर वो सिग्नेचर फेक है, यूनुस की अपॉइंटमेंट भी फेक है। दूसरी बात जो है कि अभी तो यूनुस बन गई हमारे जो देश की सोवरेनिटी के लिए एक नेशनल थ्रेट बन गई, भयंकर थ्रेट। सो किसी देश में अगर कोई बंदा या कोई ग्रुप उस देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनता है, आर्मी को कू करने की जरूरत नहीं होता है। आर्मी कैन गो फॉर मिलिट्री एक्शन। और अगर बांग्लादेश आर्मी अभी कोई कदम उठाएगा मिलिट्री एक्शन के, भारत तो जरूर चुप रहेगा, कुछ नहीं कहेगा कि ये यूनुस ने कोई पंगा लिया, लेने की कोशिश किया भारत के साथ। और चाइना भी अभी चुप हो जाएगा। और अमेरिका ऐसे एक मुल्क जी, और अमेरिका ऐसे एक मुल्क है मोहित भाई, आप जानते हैं कि अमेरिका जिसको इस्तेमाल करता है उसको बाद में हटा देता है। गद्दाफी को हटाया, सद्दाम हुसैन को क्या किया, ओसामा बिन लादेन को भी किया। अभी तो
जी, यूनुस आज के जमाने की ओसामा बिन लादेन है। सो जो काम करना था वो कर दिया। अभी पिछले साल में आप जो कहा शेख हसीना जी के बारे में, देखिए यूनुस के प्लॉट थे उस दिन 5 अगस्त शेख हसीना जी और उनके बहन, छोटी बहन शेख रेहाना जी को खून करवाने के। वो चीज वकरुज्जमान साहब के जो नॉलेज में आया, उन्होंने सोचा कि अगर वो शेख हसीना जी को उस वक्त मिलिट्री देके कोई कोशिश करेंगे या नाकामयाब हो जाएंगे तो ये लोग शेख हसीना को खून कर देगा। इसके लिए उन्होंने एक बहाना बना के शेख हसीना को भारत भेज दिया। सेफ एग्जिट। शेख हसीना अभी तक आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ, शेख हसीना जीवित है तो वापस भी आ सकते हैं। मगर यूनुस की जी यूनुस के जो डेंजरस प्लॉट थे शेख हसीना जी को खत्म करने की, वो फेल हो गई। और शेख हसीना जी जिंदा है तो अवामी लीग भी जिंदा है। 4.5 करोड़ वोट है बांग्लादेश में, अवामी लीग के वोट बैंक 12 करोड़ वोट में। और ऐसा भाई कोई यूनुस के जैसे एक इलीगल रेजिम ये शेख हसीना को या अवामी लीग को बैन करता है, क्या करता है, इसमें कुछ नहीं होता है। बिकॉज वो खुद एक चीज और, अवामी लीग और बीएनपी को अगर ये बैन करते हैं तो ये जमात वाले और ये स्टूडेंट ग्रुप्स और रेडिकल इस्लामी कितने पावरफुल होंगे मतलब सत्ता में वापस आने के लिए, मतलब अगर चुनाव होता है तो। मुझे अगर आप बांग्लादेश की इलेक्शन डेमोग्राफी देखेंगे 71 से, तो हमारे जो 300 आसन की संसद है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में आज 24 के इलेक्शन तक इस्लामिस्ट पार्टी, जमात, जो बाकी सारे इस्लामिक पार्टी के सबको मिला के 7% वोट मिलता है, 60%। 300 आसन में इन लोगों को 3 से 5 आसन मिलता है, ओनली 5। 95 आसन जो है इसमें मेजोरिटी अवामी लीग और बीएनपी की बराबर की है, 5% 10% प्लस माइनस। और इसके बाद है जातीय पार्टी। सो हम जो कहते हैं कि नॉन इस्लामिक पॉलिटिकल फोर्स, तो अवामी लीग है सेकुलर, नो डाउट। बीएनपी भी मिले जुले है, जिहादी नहीं है। जातीय पार्टी भी है। सो चुनाव लड़ेगा यूनुस के, और बाकी जो आपने कहा कि यूनुस ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी बना लिया जी। भाई यूनुस खुद अगर चुनाव लड़ेगा शेख हसीना के खिलाफ इस हालत में तो नहीं जीतता, तो सारे देश में यूनुस को 1% वोट भी नहीं, 1%, 1% नहीं मिलेगा। लोग तो बांग्लादेश में 2 ही आइकॉन है, शेख हसीना जी और पीएनपी की खालिदा जिया, दे आर आइकॉन्स। तो इनके बाद कुछ भी नहीं है। मैं तो मजाक में कहता हूं कि अगर यूनुस हमारे साथ भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में कंपटीशन करेगा तो उसको जमानत भी चला जाएगा। और अभी बांग्लादेश की एक हालत मोहित भाई मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं कि पिछले 9.5 महीने में 27 लाख लोग बेरोजगार हो गई, 27 लाख। उसमें 18 लाख औरतें गारमेंट सेक्टर की, 1.8 मिलियन। हमारे गारमेंट सेक्टर में 65 लाख महिलाएं काम कर रहे हैं, 65 लाख। मगर इस्लामी क्या कहता है कि औरतें काम करना नहीं, औरतें घर में रहो, बच्चे पैदा करो। सो ये सब बांग्लादेश में मोहित भाई। सर मैं एक डेटा भी देख रहा था, ये बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में 5 साल के निचले स्तर पे है, बिल्कुल नीचे चला गया है। और एफडीआई बिल्कुल 6 साल के सबसे नीचे चला गया है, जबकि यूनुस कह रहे हैं कि हम वापस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो सर ये तो कट्टरवाद मतलब एक तरीके से पूरा इकोनॉमी को कोलैप्स ही कर रहा है इनका। भाई 9.5 महीने में, पिछले 9.5 महीने में मैं दावे के साथ कहता हूँ $10 इन्वेस्टमेंट नहीं आया बांग्लादेश में, $10। मगर हमारे स्टॉक मार्केट से 9.5 महीने में 90,000 करोड़ टका, 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ टका गायब हो गई स्मॉल इन्वेस्टर्स की स्टॉक एक्सचेंज। और बांग्लादेश से पिछले 9.5 महीने में $3 बिलियन स्मगल्ड आउट हो गई। ये यूनुस लूट रहा है बांग्लादेश को। यूनुस
बांग्लादेश को बेच के, ये बेचने में बेच रहा है, सेल कर रहा है, क्योंकि यूनुस तो बांग्लादेशी सिटीजन है नहीं, वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, आया है फ्रांस से बर्बाद करने के लिए। एक्चुअली अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है अगस्त से, मोहित भाई, ये पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तानी आईएसआई का मेन है कि 71 में जो जंग में हम बंगाली भारत की सहायता लेके और भारत के 3000 से ज्यादा सैनिक और ऑफिसर्स हमारे देश के लिए बलिदान दी, सेक्रीफाइस के लाइफ को, उसकी बदला लेने के लिए आया पाकिस्तान ये एक ही मुल्क है बांग्लादेश में अभी यूनुस के जमाने में कि जहां से कोई जहाज आता है तो चेकिंग नहीं होता, इंस्पेक्शन नहीं होता, कि कोई जहाज में हथियार आ रहे, जी हथियार आता है, स्पेशल नोटिफिकेशन कि पाकिस्तान से आया हुआ कोई जहाज चेक नहीं हो सकता है, चेक नहीं होगा। तो आप समझते क्या आ रहा है जहाज में? पाकिस्तान क्या बेचता है दुनिया में? 3 चीज बेचता है पाकिस्तान, हथियार बेचता है, आतंकवाद, ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स और गधे बेचता है। बंगाली को गधे की कोई जरूरत है नहीं। और 71 से लेके 47 से लेके 71 साल तक, 47 से 71 तक पाकिस्तान ने कोशिश की कि बंगाली को पाकिस्तानी बनाए, मगर बंगाली कभी पाकिस्तान हुआ ही नहीं, कि बंगाली होगा नहीं पाकिस्तानी। और 71 में जब हमारे 30 लाख लोगों को मारा है पाकिस्तान, हमारे 4-5 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा, इसके बाद बंगाली के दिल में अगर एक दुश्मन के नाम लिखा हुआ है वो है पाकिस्तान। अगर यहूदी हिटलर को क्षमा करता है कभी, तब भी पाकिस्तान को बंगाली कभी भी माफ नहीं करेगा। ऐसे हालत है, हकीकत है मोहित भाई, ग्राउंड रियलिटी। मैं तो ढाका में बैठा हूँ, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। और आप जो कह रहे भैया सड़कों में नारा लगा रहा है जंगी जिहादी, कितने हैं, परसेंटेज कितना है? सब मिला के 10 लाख भी नहीं, 18 करोड़ की पॉपुलेशन। आप कह रहे तो तुम लोग बात क्यों नहीं करते कुछ? भाई हम डर में हैं, जैसे कि हवाई जहाज में 500 पैसेंजर होता है, 4 हाईजेकर घुस जाते हैं, पूरे के पूरे पैसेंजर्स कैप्टिव हो जाते हैं। हमारे हालत ऐसा है, मगर ऐसा दिन ज्यादा दिन रहने वाला है नहीं। ये वकरुज़्ज़मान साहब के ऐलान के बाद आप देखें ढाका में, बांग्लादेश में लोग जाग रहा है, अवामी लीग के लोग भी जाग रहे हैं। People are with the army. People are, जो लोग तो अभी वकरुज़्ज़मान साहब को बददुआ दे रहे, अभिशाप दे रहे कि क्यों नहीं करता है कुछ, इसको हटा क्यों ना रहा है। कि जब लोगों को पता चल गया मोहित भाई कि ये हमारे देश को बेच रहा है, ऐसा दुनिया में कौन सा जाति है जो मानेगा कि जाति को बेच रहा है? यूनुस इज बिकमिंग हैज बिकम, बांग्ला में कहते हैं घनशत्रु मीनिंग टॉप एनिमी ऑफ द नेशन। हालत ऐसा है सर। अगर इलेक्शन में जाते हैं बांग्लादेश दिसंबर तक, और लेकिन बीएनपी और अवामी लीग तो बैंड है, तो फिर इलेक्शन तो फ्री फेयर कैसे होगा? तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी लड़ने के लिए, मेन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे वहाँ, तो फिर कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा? नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, वकरुज़्ज़मान साहब की मांग है फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन। सो उस इलेक्शन में अवामी लीग को भी शामिल करना पड़ेगा। फ्री फेयर इंक्लूसिव, विदाउट अवामी लीग देयर विल बी नो इलेक्शन, वेरी सिंपल। और उसके लिए यूनुस की डर है। अगर पिछले साल के सितंबर में इलेक्शन होता तो पीएनपी पावर में आ जाते लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके, मगर पिछले 9.5 महीने बीएनपी के नेता लोग, लीडर्स, एक्टिविस्ट सारे देश में एक्सटोर्शन कर रहा है, जमीन दखल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, काम कर रहा है। सो बीएनपी की पॉपुलैरिटी एकदम डाउन हो गई। अभी दिसंबर में इलेक्शन होगा, आप भी देखेंगे 300 जो सीट्स है पार्लियामेंट में, इसमें अवामी लीग को इन बिटवीन 180 to 200 सीट्स मिलेगा। बीएनपी को 70। मैं फिर बैठूंगा आपके साथ इन्हीं नंबर्स के साथ, मैं दवा के साथ कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए 180 to 200 सीट्स अवामी लीग विल गेट, बीएनपी विल गेट 70 सीट्स या 80 सीट्स, जमात इस्लामी विल गेट
2 to 3 सीट्स, एंड बाकी जाएगा इंडिपेंडेंट के हाथ में। अब देखेंगे, हालात ऐसा है। लोग कह रहे हैं मोहित भाई, हसीना हमारे लिए अच्छे थे, हसीना हमारे को जो रोजगार दे रहे थे, हसीना देश की इकोनॉमी को इंक्रीज कर रही थी, जी बहुत अच्छा बूमिंग कर रहा था इकोनॉमी बांग्लादेश का। अभी लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो हम जो एक्सप्रेस, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे में चल रहे हैं सड़कों में, शहर में, वो शहर, वो एक्सप्रेस वे में उठने के बाद हसीना याद आता है। हमारे नहीं, हसीना का जो दुश्मन है उसको भी याद आता है कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे हसीना ने बनाया, पद्मा ब्रिज हसीना ने बनाया, इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन हसीना ने बनाया। हसीना ने बहुत कुछ किया, मगर गलती भी किया कि हसीना के आजू बाजू में चोटा को चले गए थे, ये लोग देश को लूटा, बदनाम हुआ शेख हसीना। शेख हसीना की दूसरी जो प्रॉब्लम है, मैं अभी भी कहूंगा कि शेख हसीना गाजा गाजा कहने लगे, फिलिस्तीनी फ्लैग लेके के लोग घूमने लगे और पाकिस्तान में गए थे पाकिस्तान के साथ रिश्ता करने के लिए। बंधु की बेटी चाहता है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन, वही उनकी गलती थी। हम भगवान की प्रार्थना करते हैं कि उनको अभी महसूस हो कि क्यों ऐसा हालत हुआ। शेख हसीना के लिए गाजा गाजा करना या पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करना, ये दैट वाज हर पॉलिटिकल ब्लंडर, गुनाह हुआ। सत्ता में बने रहने के लिए अगर जो यूनिस हैं सारे ये अपना कट्टरपंथ और ये सब मोबिलाइज करवाते हैं, तो कितने दिन और रह पाएंगे सत्ता में? मतलब इलेक्शन तो जल्द मान लीजिए, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो, वो तो ये चाहते हैं कि 5 साल बिना चुने प्रधानमंत्री बना रहा हूँ और पूरा बांग्लादेश चलाता रहूँ। और जो पॉलिसीज वो लेके आ रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज वो लेके आ रहे हैं, वो बिना इलेक्टेड किए लागू कर रहे हैं, जो कि वो सही नहीं है। तो या पूरी एक पॉलिसी बदल रहे हैं बिना इलेक्टेड हुए, तो वो तो भारत के खिलाफ आप देखिए कितना गलत बोल रहे जा रहे हैं वो लोग, मतलब करे जा रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो ये कैसे होगा सर? मतलब इलेक्शन, मेन चीज है इलेक्शन होना। अब यूनुस के लिए चैलेंज 3 है जी। पहले तो है उसके पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। मैंने जो कहा, इसके ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, इसमें भी वो स्ट्रैटेजिक पाकिस्तान अटका हुआ पाकिस्तानी ज्यादा है, 8 लाख मैंने ट्वीट किया, आप देखेंगे। दूसरी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, हमारे जैसे लोग को तकलीफ होगा कि बाजार में जाएंगे तो चीज की प्राइस तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और 3 नंबर प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो यूनुस के है, वो आर्मी के ऑपोजिशन में खड़ा हो गई। अभी ये 10 लाख लोग लेके बांग्लादेश की 2.5 लाख वेल ट्रेन्ड आर्मी को फेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। बेरोजगारी जब बढ़ गई, 18 लाख औरतें बेरोजगार हो गई, मैंने आपको कहा, और जुलाई तक 65 लाख औरतें बेरोजगार हो जाएंगे गारमेंट्स की। वो क्या करेगा? शिको में आएगा, नारा लगाए। 27 लाख लोग आज के दिन में ऑलरेडी बेरोजगार हो गई, इसमें 18 लाख गारमेंट्स के। सो जुलाई तक कम से कम 2 करोड़ लोग बेरोजगार होगा। माने उसके खाना नहीं रहेगा पेट में, भूखा जब लोग होता है, पागल होता है, सड़कों में आएगा यूनुस के खिलाफ। नंबर 2 बिग चैलेंज। 3 नंबर जो है मोहित भाई, कि हमारे जैसे मिडिल क्लास और जो लो मिडिल क्लास पीपल भी है, उनको क्या तकलीफ क्या है? बाजार में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब चीजों की दाम बढ़ जाता है। हमारा तो इनकम लिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड इनकम हमारा भी नहीं है, आपका भी नहीं है। सो हमारे को वही लिमिटेड इनकम देके मकान की किराया देना पड़ता है। अभी चीजों की दाम अगर बढ़ेगा तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है वो भी किराया भी बढ़ाएगा, बिजली की चार्जेस बढ़ रहे, खाने की चार्जेस बढ़ गई। सो हम खुद ही हमारे जो एकदम हम लोगों को जब कॉर्नर में दे देगा, धक्का देके, हम क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। सो यूनुस के दिन ज्यादा से ज्यादा अगस्त महीने की 8 तारीख, जिस दिन उसने शपथ लिया था। ये जो कंट्रीज में घूम के सपोर्ट ले रहे हैं, यूएस से ले रहे हैं, और ये चाइना गए और काफी सारे देश घूम रहे हैं, तो उससे सपोर्ट बैक मिलेगा इनको? सपोर्ट
भाई ये सपोर्ट नहीं है, ये धोखेबाजी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सत्ता आज में बने बांग्लादेश रहने की जी। आज बांग्लादेश की मीडिया में है कि जापान 1 लाख लोग ले जाएगा 5 साल में। मगर जो एग्रीमेंट किया, MOU एग्रीमेंट भी नहीं, उसमें लिखा है कि वो कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जापान की, वो बांग्लादेशी को ट्रेनिंग करके हर साल 3000 लोग ले जाने की कोशिश करेगा। तो साल में 3000 होता है, तो 5 साल में 15,000, वो कहता है 1 लाख। सो यूनुस के पूरे अभी जो कोशिश है, धोखेबाजी, मक्कारी, यूनुस खुद बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसके जो ग्रामीण बैंक है, ये 30 साल तक दुनिया को कहा कि ग्रामीण बैंक की फर्स्ट बोरोअर है सुफिया बेगम, एक औरत। उसने कहा, उन्होंने हम उससे, यूनुस से 20 लोन लिया और 10 साल में वो एकदम धनवान बन गई, बिल्डिंग भी बना लिया। वो बिल्डिंग भी दिखा रहे थे दुनिया को। 2006 साल में जब यूनुस की नोबेल की अनाउंसमेंट हुआ, हम ब्लेस के रिपोर्टर को वो यूनुस के जो गांव है, जहां से ग्रामीण के सुरा, वहां भेजा, जाके देखा सुफिया बेगम, वो खाना नहीं उनको खाना नहीं मिला, ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो मर गई। और जो बिल्डिंग वो दिखा रहे थे सुफिया बेगम की, किसी और का है। 2007 में जो नोबेल पुरस्कार लिया, कहा 12 साल में गरीबी को जादूगर भेजेगा, म्यूजियम में भेजा है, जादूगर गई। ये पूरे मक्कार है, धोखेबाज है, फ्रॉड है। ये बांग्लादेश को बेचने के लिए है, कुछ करने के लिए नहीं है। सो अभी ये बांग्लादेश को बेचने की जो प्रोसेस है, कंप्लीट करने के लिए 1 साल या 2 साल की जरूरत है। इसके बाद ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हवाले करके चला जाएगा। सो ये सब होने वाला है नहीं। आप जो जितने एग्रीमेंट देख रहे हैं उसके जितने, देखिए वो कतार जब गए कई हफ्ते पहले, तो उसने कहा स्टेट विजिट टू कतार। यूनुस कतार के आमिर के साथ मीटिंग करेगा। कतार गया तो स्टेट विजिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आमिर के साथ मीटिंग भी नहीं हुआ। अभी जापान के जो उसके सफर है, वो गया है निकेई समिट में ना, निकेई चेक पब्लिकेशन ग्रुप है उसका, निकेई समिट। और आज निकेई एशिया में रिपोर्ट देखिए क्या कहता है, इकोनॉमी बर्बाद होगी। तो यूनुस की धोखेबाजी चल रहा है, बांग्लादेश के लोग समझता है। अभी लोग हंस रहे हैं यूनुस को लेके, गुस्सा भी हो रहा है, हंस भी रहा है। वो क्राउन बन गई। एक तरफ से ये बांग्लादेश की प्राइम एनिमी, दूसरी तरफ एक क्लाउन। लोग कहते हैं कि यूनुस ने कहा झूठा है। समझ, जो रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है वो भी कहता है कि सर ये दिन रात झूठ मकारी कर रहा है जाति के साथ। सो एक जाति के साथ अगर वहीं पे आप मकारी करते हो और जाति समझ जाता है, मैं कहूंगा कि यूनुस भागने की कोशिश में है। जापान वो गए सही, कल उसके वापस आने की प्रोग्राम है। मगर सब लोग मुझे पूछते हैं, हम पत्रकार है, पूछते हैं कि वो आएगा कल। सरकारी लोग भी पूछता है। मगर यूनुस भागेगा, ये सच है, भागेगा। और ये आया है फ्रांस से, जाएगा कोई और। मगर इसने सबसे बड़ा जो एक्सपेंसिव, कीमती जो गलती की, और भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश कोशिश। बांग्लादेश इज ना वॉर लाइक स्टेट, जो यूनुस कह रहे हैं कि हम वॉर लाइक स्टेट में हैं। यूनुस बहुत कुछ कहता है। यूनुस ने कहा शेख हसीना ने बांग्लादेश को गाजा की तरह करके छोड़ गई। बांग्लादेश कब गाजा थे? कभी नहीं थे, अभी भी नहीं है। और वन लाइक सिचुएशन जो यूनुस ने कहा, वो उसके अपने की मन की बात, दिमाग की बात करे। वो चाहते हैं कि एक जंग शुरू हो, और उसके लिए ही वो अराकान आर्मी को कॉरिडोर देना चाहते हैं। अराकान आर्मी को कॉरिडोर देगा, वेपन्स, हथियार भेजेगा, तो अराकान आर्मी म्यांमार अटैक करेगा। करने से उस तरफ से चाइनीज सोल्जर्स घुसेगा। सो चाइनीज सोल्जर्स ये अराकान आर्मी के ऊपर चलेगा। चलने के बाद अराकान आर्मी भाग जाएगा बांग्लादेश में। भागने के बाद रोहिंग्या जो है, इसके साथ इत्तेफाक होगा। कई रोहिंग्या घुसने की कोशिश करेगा भारत में। सो भारतीय आर्मी भी आएगा, तो बांग्लादेश तो जंग ही होने वाला है। वार लाइक सिचुएशन नहीं, वार वो करने की। मैं आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 5 दिन पहले चिटगांव सिटी में एक गारमेंट्स फैक्ट्री में रेड हुआ। 30,000 यूनिफॉर्म रिकवर हुआ। पहले इन्होंने कहा कि ये कुकी चीन नेशनल फ्रंट की यूनिफॉर्म है।
अभी पता चला कि आरक्षण आर्मी के लिए बना रहा है, और मणिपुर के 2-3 इंसर्जेंसी ग्रुप इसके लिए भी यूनिफॉर्म लिबास ये तैयार हो रहा है चिटगांव सिटी में। एक सरकार बैठा है सो कॉल्ड, वो सरकार इंसर्जेंसी ग्रुप के लिए गारमेंट्स फैक्ट्री में खुले आम यूनिफॉर्म तैयार करके भेजता है। क्या लगता है आपको? और यूनुस के जो एक सो कॉल्ड चीफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्यूरो आशिक चौधरी, वो गए तुर्की में स्नाइपर राइफल खरीदने के लिए। उसे तस्वीर भी हमने ट्वीट किया। स्नाइपर देके क्या करेगा? इसको देगा बंगाली को मारने के लिए स्नाइपर, नहीं तो भारत के अंदर बर्मा के अंदर आतंकवादी फैलाने के लिए हथियार। सो ये तो कोई छुपा नहीं रहा है। मैंने जो कहा आज के दिन का ओसामा बिन लादेन, ये लादेन तो दिखा रहा है लादेन के एजेंडा क्या है। भारत समझ गई, चाइना समझ गई, बंगाली समझ गई। अभी सब एक साथ हो जाएगा। 71 में भारत ने हमें मदद की, नहीं तो बांग्लादेश कभी नहीं होते। भारत सदा बांग्लादेश के मित्र रहेगा, थे है रहेगा। बंगाली भी भारत की सदा मित्र थे है रहेगा। और बंगाली की अगर ज्यादा तकलीफ होता है, भारत विल हेल्प अस, नो प्रॉब्लम। सर मेरे को तो इस बात पे हंसी आ रही थी जब वो चाइना गए और चाइना में उन्होंने बोला कि वी आर गार्जियंस ऑफ द सीज, और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा वो लैंड लॉक्ड है, लेकिन वो ये भूल गए कि बांग्लादेश 3 साइड से भारत से घिरा हुआ है। नहीं, वो जो यूनुस जो बात मेरे को कभी कभी लगता है कि ये शायद नशा करता है। नशे करके क्या कहता है उसको भी पता नहीं कि बांग्लादेश भारत के एकदम पेट के अंदर है, इनसाइड द स्टोमक ऑफ भारत। और वो जो कहे ना नॉर्थ ईस्ट वाला बात की, तो भारत ने वो कॉरिडोर हमारी ट्रांजिट फैसिलिटी कैंसिल कर दी। 3000 करोड़ टका की लॉस हो गई। अभी कोई प्रोडक्ट भी बैन कर दी। बांग्लादेश भारत के सिवा एक दिन भी चल नहीं सकते। भारत इज द लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश। इंडिया इज द लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश। इंडिया ने चाहा, इसके लिए बांग्लादेश की इकोनॉमी 2009 साल से 24 तक सुपर इकोनॉमिक सुपरस्टार बन गई। पाकिस्तान तो ऐसे क्यों किया? देखिए, पाकिस्तानी कहने लगे उसके आर्मी को कि 47 से लेके आज तक हम गरीब से गरीब अभी भिखारी बन गए, कटोरे भी नहीं। और बांग्लादेश 71 से लेके भारत के साथ अच्छा रिश्ता करके इकोनॉमिक सुपरस्टार बन गई। अगर वो पिछले साल बांग्लादेश में जिहादी जो तख्ता पलट नहीं होते, तो एक साल में पाकिस्तान में लोग क्या कहते मैस पीपुल आते थे सड़कों में आर्मी के खिलाफ। और मैं कहता हूं कि बांग्लादेश में यूनुस भागेगा, अगस्त तक खत्म होगा। इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की कौम आ जाएगा सड़कों में उसके आर्मी के खिलाफ, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ इज आल्सो लॉट्स ऑफ ओसामा बिन लादेन, जंगी जिहादी और कुछ भी नहीं। आर्मी नहीं है, आतंकवादी संगठन है। ISI आतंकवादी संगठन, कोई आर्मी नहीं है। तो सर एक चीज और मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए, वैसे इंडिया ने बहुत पेशेंस दिखाया है। जिस तरीके की सिचुएशन यूनुस ने क्लियर कर दी थी पूरी, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस इंडिया ने दिखाया है। तो और कितना दिन और मतलब झेलना पड़ेगा यूनुस को? मतलब 6 महीना, 1 साल, मतलब कब तक वकार जमान पूरा सारी चीजें सेटल कर देंगे? देखिए, भारत ऑलवेज इज अ टॉलरेंट नेशन। भारत टॉलरेट करता है सब हर वक्त, सिर्फ बांग्लादेश के बारे में नहीं, बहुत सारे बारे। मगर भारत जो करता है वो सच सही तरीके से करता है। अभी वाकरुज्जमान साहब के जो मांग है, डेमोक्रेसी वापस दो, इसको जरूर भारत हेल्प करेगा। दुनिया की सबसे पुरानी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो भारत है, भारत हेल्प करेगा। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत की ताकत अभी दुनिया में कितना है वो जो जिसके दिमाग है वो जानते हैं। अमेरिका भी अभी जी अभी जो और अमेरिका भी सपोर्ट जी अमेरिका भी सपोर्ट करेगा ये वकरुज्जमान साहब को। बहुत सारे, क्योंकि कोई तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात नहीं कर सकता है, कोई तो सपोर्ट नहीं कर सकता कि चलो भाई जिहादी मुल्क बनने दो बांग्लादेश में, किसको सपोर्ट करेगा? मैंने जो कहा मोहित भाई के अगस्त के आखिरी वक्त है, सो इसके आगे पहले जो चीज होने वाला है देखिए आने वाले दिन में होता है क्या। मगर मैं एक चीज कहता हूँ
कि वकारुज़्ज़मान खुद एक ठंडा दिमाग के आदमी है, इंसान है, और बहुत ही टॉप प्लेयर है, गैरी कैस्परोव, और गैरी कैस्परोव की तरह खेलता है। यूनुस इसके सामने बच्चे भी नहीं है। सो यूनुस को वो एक चाल दे दी, डेमोक्रेसी वापस दो। दुनिया के कोई आर्मी ने आज तक कहा भी, कहीं भी नहीं कहा कि डेमोक्रेसी वापस दो। इसने कहा डेमोक्रेसी वापस दो। यूनुस का डेमोक्रेसी नहीं देंगे। सो कौन बन गई डेमोक्रेसी के दुश्मन? यूनुस। हमारे को लगता है यूनुस के ऊपर अमेरिकी सैंक्शन भी आएगा, बिकॉज अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चला कि मोदी जी को बात नहीं सुनने से क्या हालत होता है। देखिए एलन मस्क भी उसको छोड़ गई। आने वाले दिन में अमेरिका के लिए और भी बड़ी मुसीबत होने वाला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले जो हिंदुओं की बात किया था, भारत की बात किया था, मोदी जी की बात किया था, वही चीज में रहते, आज डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी ऊपर जाते, इसके पॉपुलैरिटी फॉल कर रहे। बाइडेन तो 4 साल लगा अनपॉपुलर होने में, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 4 महीना। क्या हालत है? लगता है कि इसके 4 साल हो गई। सो भारत इज अ बिग फैक्टर। भारत is the friend for the real friends, and भारत is unfriendly to the unfriendly nation। मैं दुश्मन नहीं कहूंगा कि भारत किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता है, सिर्फ भारत किसी का मित्र नहीं रहेगा, इतना ही काफी है उस मुल्क के बर्बादी के लिए। शेख हसीना जी ने भी काफी मतलब भारत के हितों का बड़ा ध्यान रखा। जब ये यूनाइटेड स्टेट्स, जो उन्होंने खुद ही कहा था कि अमेरिका से एक बंदा आया और उसने मुझसे ये एक मिलिट्री कैंप बनाने के लिए एक जगह मांगी और सारी चीज़ें, तो उन्होंने भारत के हितों का ध्यान रखा कि भाई इससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जो भी चीज़ें हैं। तो भारत भी मतलब पूरा रेस्ट्रेंट रख रहा है, बिल्कुल पेशेंस के साथ देख रहा है, क्योंकि पता है कि एक दिन सिचुएशन बदलेगी और वही जो पहले सिचुएशन थी वो वापस आएगी। शेख हसीना जी ने जब कहा, शेख हसीना जी ने जब कहा कि गोरा आदमी, गोरा व्हाइट मैन, गोरा, उसने उन्होंने उसको कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो और तुम पावर में रह जाओ जी। मगर उस वक्त जो शेख हसीना के अपोनेंट कह रहे थे ये फालतू प्रोपेगेंडा है। अभी सब समझ गए कि शेख हसीना ने सच कहा था। अगर शेख हसीना वही मान लेते, शेख हसीना कभी नहीं जाते पावर से। सो शेख हसीना वो माना नहीं। मैंने कहा कि शेख हसीना की बहुत गलती थे, मगर एक चीज तो खराब हो गई कि शेख हसीना बांग्लादेश को बेचने के लिए कभी भी राजी नहीं थे। और मोहित भाई एक चीज सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जब यूनुस वो शपथ लिया, कहा बांग्लादेश को बेचने की जो एग्रीमेंट किया भारत के साथ हसीना ने, उसने कहा अभी एक हफ्ते पहले फॉरेन एडवाइजर को पत्रकारों ने पूछा कि आप लोगों ने कहा था कि शेख हसीना ने बहुत एग्रीमेंट किए बांग्लादेश बेचने के लिए भारत के साथ, सो हमारे 2-3 एग्रीमेंट तो बात कीजिए। उसने कहा अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा एग्रीमेंट की पता नहीं चला। क्या सबूत हो गया? भारत बांग्लादेश को हेल्प किया 15 साल, शेख हसीना को नहीं, भारत बांग्लादेश को हेल्प किया, भारत बंगाली को हेल्प किया, और भारत के दुश्मनों कहा कि बांग्लादेश को बेच रहा है। अभी तो उसके हाथ में सब कुछ है, 9.5 महीने वो पावर में, एक एग्रीमेंट नहीं दिखा सके कि यही एग्रीमेंट में भारत के पास बांग्लादेश को बेचा था। तो क्या हो गया कि मैं बार एक चीज कहता हूं मोहित भाई कि भारत इज नॉट फ्रेंड टू एनी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। भारत इज अ फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, नॉट ओनली बांग्लादेश, बांग्लादेश 18 करोड़ जी, और बांग्लादेश तो भारत ने पैदा किया। भारत के लिए बांग्लादेश एक बच्चे जैसा है, अपने बच्चा जैसा है। कोई नहीं चाहते कि अपने कोई बच्चा नहीं खा के मर जाए, भूखा मर जाए। नो, बांग्लादेश को ऐसे रखते हैं भारत, क्योंकि इसका पैदा क्या भारत, इसका प्रसार में, इसके डेवलपमेंट में, प्रॉस्पेरिटी में भारत खुश होता है, भारतवासी खुश होता है। भारतवासी ये गर्व करता है कि बांग्लादेश की कोई भलाई होता है, क्योंकि मुल्क ही हम लोगों ने बनाया। भारतवासी कभी बांग्लादेशी को दुश्मन नहीं जानते, कभी नहीं। अभी आप बंगाली भारत को दुश्मन नहीं, कभी नहीं जानते। वो जो मैंने कहा कि पाकिस्तान की नाजायज बच्चे जो यहाँ अटका हुआ पाकिस्तानी और यूनुस के जैसे, जो असल से बांग्लादेश के दुश्मन
बांग्लादेश के दुश्मन ही भारत को दुश्मन जानते और कोई नहीं। तो सर शेख हसीना जी की वापसी कब तक संभावित है? देखिए अभी तो ये यूनुस साहब सॉरी यूनुस को वकारुज्जामान साहब के जो चेतावनी 21 में उन्होंने दे दी, उस दिन शेख हसीना के वापस की दरवाजा खुल गई। अभी मैंने जो कहा मोहित भाई कि ईद के इंतजार तो 10 दिन ईद की हॉलीडेज हैं, आगे आगे दिनों में होता है कि देखते रहिए। मगर किसी ने मुझे पूछा था, मैंने कहा शेख हसीना जब गए ये जिहादी नारा लगा रहे थे उसके खिलाफ, शेख हसीना जिस दिन आएंगे वापस 18 करोड़ लोग या फूल लेके फ्लावर्स लेके इंतजार करेगा, सड़कों में फूल बिछाएगा, शेख हसीना के ही चाहिए। समझ गई कि बांग्लादेश की भलाई के लिए दो चीज की जरूरत है, भारत, मैं फिर से कहता हूं, भारत और शेख हसीना। और शेख हसीना तो एक इंसान है, इंसान की कोई आयु है नहीं, कोई तो 1000 साल बचने, मगर भारत विल ऑलवेज प्रोटेक्ट बांग्लादेश, दैट इज फॉर श्योर। एंड जब भारत बांग्लादेश के साथ है, बंगाली के साथ है, हमारे कोई फिक्र है नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया मेरे को, और लॉन्ग लिव इंडिया एंड बांग्लादेश ब्रदरहुड। थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑल्सो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे बहुत बड़ा नेटवर्क आपने हमें ये मौका दिया बात करने की जी। और आपको आपके सारे दर्शकों को सबको मेरे तरफ से नमस्कार। और यही चाहते हैं हम दोनों मिलके कि भारत बांग्लादेश मिलजुल के रहेगा, सदा आनंद में रहेगा, प्रॉस्पेरिटी में रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, यही हमारा कामना है और यही हमारा कोशिश भी है। सर जल्द से जल्द बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आए, इलेक्शंस हो और देश आगे बढ़े, प्रॉस्पेरिटी करे। सर थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सर, नमस्कार।